वेलकम टू सुबह तारी पॉडकास्ट। एक इंतहाई अहम और ज़बरदस्त मौजू के साथ हम हाजिर हैं। देखिए, ये जो जिस्मानी चोट होती है ना, ये मैनेज हो जाती है। अगर किसी के हाथ में खराश आ जाए, चोट लग जाए, छोटे से बच्चे को पता है कि स्टूल रखूंगा, ऊपर चढ़ के जो कबर्ड है ना, वहाँ अम्मी ने सैनी प्लास्टर रखी हुई है, वो छोटी सी पट्टी लगा लूंगा और फिर भाग के खेलने चला जाऊंगा। और भी अगर कोई चोट हो, जैसे फीवर, ये इंसान के जिस्म में एक हड्डी है जो कूले से लेकर घुटने तक होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन, इंसान के जिस्म की सबसे लंबी, मजबूत और अहम तरीन हड्डी है। और अगर ये टूट जाए तो बड़ा अरसा लगता है इसको जुड़ने में जनाब, और ये टूटती भी बड़े हादसे के बाद है। आमतौर पे कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है। और ये फ्रैक्चर मींस के हड्डी का टूट जाना, ये एक छोटे से क्रैक से लेके हड्डी का मुकम्मल टूट जाना, ये इसकी रेंजेस होती हैं। तो अगर हड्डी इंसान की टूट जाए तो पता तो चल जाता है, सख्त दर्द हो रही है, लाल हो गया है, जिस्म वहाँ से डीफॉर्म हो गया है, वेट वहाँ से उठाया नहीं जा रहा, तो लोग भी मदद को आ जाएंगे, ऑपरेशन भी हो जाएगा, कोई हार्डवेयर लग जाएगा, कोई प्लेट डिस्क वगैरह रॉड डल जाएगी और इंसान को अपनी उस जिस्मानी चोट को मैनेज करना आसान होगा। अगर पीप पड़ रही है तो फौरन डॉक्टर के पास भाग के जाएगा। तो जिस्मानी चोट को मैनेज करना आसान है। असल मसला तब होता है जब दिल पे चोट लगे, जब नफ्सियाती चोट लगे, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो और ये नजर भी नहीं आती। एंड हीलिंग इज मेसी। ऐसे जख्म का मुंदमिल होना, ऐसे इंजरी का ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि देखें, अगर एक आदमी जिसको नफ्सियाती चोट लग गई, उसका दिल टूट गया, कोई छोड़ के चला गया, कोई मौत हो गई, कोई हादसा ऐसा हो गया, अब वो ठीक होना चाह रहा है, वो उस रिकवरी की राह पर है, लेकिन अब जिंदगी को पॉज तो नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि बटन हो फिल्म की तरह जिंदगी को रोक दें कि जी मैं ठीक हो रहा हूं, अभी आगे ना बढ़ना। जिंदगी तो चल रही है और उसी ठीक होने के अमल में फिर अगर कोई हादसा हो गया, फिर कोई फौत हो गया, फिर कोई छोड़ के चला गया, फिर कोई ब्रेकअप हो गया, कोई ऐसी बात हो गई, अब क्या होगा? तो दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। सबसे पहले क्या करना है? कमिटमेंट। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सबसे पहला मरला ये होता है कि आप अपने मकसद के साथ वफादार हो। आपके अंदर बहुत बड़ा जज्बा हो कि मैंने ये काम करके दिखाना है। जिस तरह मोटापा है, ये भी नहीं ख़त्म होता जब तक आप बहुत ज़्यादा यकीन के साथ आगे ना बढ़े। और नफ्सियाती चोट को ठीक करने के लिए भी सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है, लगन और हिम्मत। ये बाहर से नहीं होना, ये अंदर से होना है और रोज़ होना है। और ये ज़िंदगी है, दुनिया है, वाक़यात होते रहेंगे। ज़िंदगी की किताब ये बड़ी मुश्किल होती है। दूसरी किताबें जो हम पढ़ते हैं ना, वो पढ़ें ना पढ़ें, अगर मुश्किल लफ्ज़ आया सफ़े पलट दें, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में एक एक लफ्ज़ पढ़ना पड़ता है और जितने किरदार आते हैं उनको निभाना पड़ता है। और ऐसा चैप्टर आ जाता है ज़िंदगी की किताब में जो बड़ा अच्छा लग रहा होता है और दिल चाहता है ये कभी ख़त्म ना हो, लेकिन वो एकदम ख़त्म हो जाता है। वी हैव टू एंड्योर इट, वी हैव टू डील विद इट। बहरहाल जनाब, नफ्सियाती चोट का हील होना बड़ा मुश्किल है। एकदम से इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है और दिल घबराने लगता है, तेज से धड़कता है। सारी रिपोर्टें ठीक है, लेकिन मोशन आ रहे हैं, पेट में दर्द है, कंधों में, सर के पीछे, आधे सर में शदीद दर्द हो रही है और अजीब अजीब किस्म के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इंसान को पता नहीं चल रहा होता, तन्हाई पसंद हो जाता है, ऐसी ऐसी अजीब सी सोचें आती हैं, हर तरफ मौसम उदास उदास सा लगने लग जाता है, आइसोलेशन अच्छी लगती है, बस कोई मुझसे बात ना करे, मैं दुनिया से दूर चला जाऊं। हो सकता है ये सारी निशानियां अब नफ्सियाती मर्ज की हों। एंड रिमेंबर, पेशेंट इज नॉट कोऑपरेटिव। ऐसा मरीज कोऑपरेटिव नहीं है, वो अपने आप को पागल नहीं मानना चाह रहा, वो कह रहा मैं पागल नहीं हूं। हालांकि ये पागलपन नहीं है, पागल इज ए वेरी हार्ड वर्ड। ये नफ्सियाती मर्ज है, इट्स ए रिकग्नाइज इलनेस। और वो मरीज ना तो दवाई खा रहा है ना डॉक्टर के पास जा रहा है। लोग भी, उसके रिश्तेदार उसको डॉक्टर के पास ही लेके जा रहे, वो कह रहे हैं जी पागलों वाला डॉक्टर है, हम इसके पास क्या करना जाए, हमने इसके पास ही जाना। तो याद रखिए, ऐसे मरीज जो हैं वो खुदकुशी तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि खुदकुशी एक आखिरी चीख है, उसके ऊपर मलबा डल रहा है हालात का, वाकयात का, हादसात का, वो संभाल नहीं पा रहा और जब आखिरी ईंट गिरेगी ये उसकी चीख होगी और वो खुदकुशी है। तहकीक के मुताबिक जो बंदा खुदकुशी करता है 98% केसेस में वो बंदा नफ्सियाती मरीज होता है। याद रखिए, खुदकुशी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। क्यों शुरू में ऐसे काम किए थे कि बात खुदकुशी तक पहुंचती? देखिए, गुनाह छोटा समझ के ना करें, बाद में इर्रिवर्सिबल हो जाता है। काम शुरू करने से पहले उसके अंजाम की तरफ नजर रखनी चाहिए। नाउ ए शॉकिंग न्यूज, PAMH पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक
कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में हर चौथे घर के अंदर एक साइकियाट्रिक पेशेंट मौजूद है, नफसियाती मरीज मौजूद है, और 5 लाख तो ऐसे लोग हैं जिन्हें फौरी तौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिली तो वो मईशत पर, अपने घर वालों पर बोझ बन सकते हैं और बिल्कुल नकारा शहरी हो जाएंगे। और WHO की रिपोर्ट मेरे सामने खुली है, कहा जा रहा है कि दुनिया में से हर 4 में से एक बंदा जिंदगी में कभी भी कहीं भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज यानी नफसियाती मर्ज का उसको सामना करना पड़ सकता है। एंड नाउ वी विल कम टू द साइंस एंड सिम्टम्स। मेरे सामने तहकीक खुली हुई है, इसके मुताबिक 200 किस्म की मेंटल इलनेस, 200 किस्म के नफसियाती अमराज वो मौजूद हैं, और इसमें मजीद तहकीक के साथ और इजाफा होता चला जा रहा है। आपसे शेयर करते हैं कुछ अलामात। कंफ्यूज्ड थिंकिंग यानी सोचों के अंदर रब्तगी नहीं है, फैसला करने में मुश्किल आ रही है। प्रोलॉन्ग डिप्रेशन, मायूसी है, बेचैनी की कैफियत ज्यादा अरसे तक रह रही है। हाई एंड लो, कभी मूड बहुत अच्छा हो जाता है और कभी मूड बिल्कुल नीचे चला जाता है। एक्सेसिव फियर्स, वरीज एंड एंजाइटीज, डर लग रहा है, मुख्तलिफ चीजों से डर लग रहा है, जहाज में बैठने से डर लग रहा है, बड़े बड़े पाइप उनसे डर लग रहा है, ऊंचाई से डर लग रहा है, ऐसी चीजों से डर लग रहा है। फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हाई एंड लो, ड्रामेटिक चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, बिंज ईटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा या तो खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे, सोते ही चले जा रहे हैं या बिल्कुल नहीं सो रहे। ये अलामात कुछ हो सकती हैं जो कि इंसान की नफसियाती मर्ज की बेस हो। इसी तरह बच्चों के अंदर भी होता है जनाब, बच्चे स्कूल से छुट्टियां कर रहे हैं, अपने काम में इंगेज नहीं हो पा रहे, खामोश होते चले जा रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी हो गई है या ज्यादा बोलना शुरू हो गए, ज्यादा एक्टिव हो गए। ये सब अलामात बच्चों में चाइल्ड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की हो सकती है। और फिर देखिए, ये बात गौर से सुनिएगा, इफ यू आर ए हाईली सेंसिटिव पर्सन देन एनी एडवर्स न्यूज मे हैव अ वेरी बैड इंपैक्ट ऑन योर साइकोलॉजिकल मेकअप। अगर आप हुस्सास तबीयत के हैं तो दुनिया में जितनी खबरें आती हैं हादसात की, बहुत ज़्यादा सैलाब और जंगल में आग लग गई या बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, कहीं जंग हो गई, इस तरह की खबरें सुनने से आपके दिमाग पर बड़े मनफी असरात पढ़ सकते हैं। और अब थोड़ा सा इसकी इलाज की तरफ आते हैं। देखिए, इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं तो बहुत सी एक्टिविटीज बॉडी परफॉर्म करती है। जैसे आप सोते हैं तो ये भी एक एंजाइम है, मेलाटोनिन, जो निकलता है और फिर ये इंसान नींद की तरफ जाता है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे काम हैं जो दिमाग के अंदर ये केमिकल्स, स्पेशल केमिकल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। और मूड के लिए, इंसान की नफसियाती सेहत के लिए 4 एंजाइम्स हैं, 4 चीज़ें हैं। ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है, एंडोर्फिन है और सेरोटोनिन है। ये जब इंसान का मूड बदलता है ना, ये चारों के चारों हैप्पी हार्मोन्स हैं, यानी ये चारों निकलते हैं तो इंसान के अंदर मोहब्बत का, प्यार का ये जज्बा पैदा होता है। और ऐसे बंदे जिनके अंदर नफसियाती मर्ज हो जाता है, दर हकीकत ये चारों ही इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनके बैलेंस के अंदर खराबी आ जाती है, जिसको फिर मुख्तलिफ तरीकों से ठीक किया जाता है। आइए कुछ इसके इलाज सुन लेते हैं। नंबर 1 तो एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाती है और इंसान का मूड अच्छा हो जाता है। और जदीद तरीन तहकीकात के मुताबिक एक्सरसाइज की जाए, वर्कआउट किया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त डी स्ट्रेसर है। और फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अच्छा खाना खाएं, बिलखुसूस मछली में और दीगर नट्स वगैरह के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये भी इंसान के मूड को रिफ्रेश करके रखते हैं। और फिर सनलाइट, सूरज की रोशनी, विटामिन डी का ये बहुत बड़ा सोर्स है। और वैसे भी ऐसे मरीज जो अपने आप को अब इम्बैलेंस समझते हैं कि उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रह रहा, मुसलसल जहनी कैफियत गिरती जा रही है, जहन कमज़ोर हो गया है, उस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो उसका बड़ा अच्छा हल ये है कि वो अब फितरत के करीब हों, फितरत के करीब हों, जानवरों की, परिंदों की आवाज़ें सुने, मशीन की आवाज़ें कम सुने, चांद को देखें, सूरज को देखें। और फिर हेल्थी स्लीप यानी नींद का ख्याल रखें, एक ख़ास वक्त पे सोएं, ख़ास वक्त पे उठें और कोशिश पूरी करें कि कुदरती तरीके से नींद पूरी करें। रात को सोते हैं, दिन को सोते हैं, अपना सर्कैडियन रिदम एक टाइम टेबल बना लें और छुट्टी के दिन भी उस टाइम टेबल को वायलेट ना करें, ताकि बॉडी को आदत पड़ जाए और उस टाइम पे लाजमी बॉडी स्लीप में चली जाए। स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, इसको ख़त्म कर दें। जितने भी नफसियाती मरीज़ आपको मिलेंगे ना, मेंटल इलनेस जो होती है, इसमें सबसे बड़ी वजह माजी में रहना है। वो बंदा हाल में नहीं रह रहा, माजी में रह रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें वाकई दिमाग में
चिपक जाती है, खुरच खुरच के उतारनी पड़ती है, नहीं उतरती। मैं ये नहीं कहता माजी भूल जाएंगे आप, ये तो पॉसिबल नहीं है। बाज़ बीमारियां ऐसी हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, जिसमें इंसान अपनी शक्ल, अपनी बीवी का नाम, अपने बच्चों का नाम वगैरह सब भूल जाता है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। वरना माजी की शिद्दत को कम किया जा सकता है। जिस तरह एक दीवार है, उसका पेंट उखड़ गया और अब उसके ऊपर नया पेंट किया जाता है, तो ये जो ताकतवर लोग होते हैं ना, मजबूत जहन के लोग, ये पुरानी गंदी बुरी सोचों के ऊपर नई और ताज़ा अच्छी खुशगवार सोचों का पेंट कर देते हैं, ताकि अब वहाँ रंगत सही हो जाए और अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। वरना जितने कामयाब तरीन लोग आपको मिलें आज तक, जितने भी तारीख़ इंसानी में, आप उनका माजी देखें कितना भयानक, कितना टूटा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को टूटा हुआ रहने नहीं दिया, बल्कि टुकड़ों को जोड़ के एक मजबूत इंसान बन के सामने आए। तो माजी का बहाना नहीं करना, ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश करनी है। और फिर सोशल कनेक्शन, कोशिश कीजिए कि अपना सोशल कनेक्शन रखिए, वो दोस्त और वो अफराद जो उम्मीद की किरण है आपके लिए, जिनके पास जाके आप चार्ज हो जाते हैं, उनके पास बैठें। डॉक्टर को जरूर विजिट करें। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट दवाई के जरिए इलाज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट वर्बल काउंसलिंग के जरिए, गुफ्तगू के जरिए इलाज करते हैं। दोनों बड़े बेहतरीन हैं, दोनों के साथ काउंसलिंग में रहेंगे, यकीन कीजिए बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयां ईजाद हो चुकी हैं। जाके अगर आप सही तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत फायदा होता है। और सही आपको बात बताऊं, तिलावत कुरान पाक, सही तरीके से वुजू करना, 5 वक्त की नमाज अदा करना, दिस इज द एलिक्सर एंड पेनिशिया। इससे बढ़कर कोई इलाज डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन का नहीं है। और फिर नहा लें, अपने आप को साफ रखें, अपना कोई गोल बनाएं, उसको अचीव करें और उसको मेजर करते रहें। और फिर जो काम आपने कर लिया उसको टिक करें। ये टिक करना जो है, ये भी इंसान के जिस्म में इन एंजाइम्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। हम दर्दी करें, लोगों के दुख दर्द को समझें, उनका हाथ बटाएं और नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। इससे बढ़कर कोई इलाज नहीं होगा। और देखिए, जो टेंशन और स्ट्रेस है, ये एक खुदरो पौधे की तरह पूरे जिस्म के अंदर छाता चला जाता है, इंसान के पूरे जिस्म पर काबू कर लेता है और किसी भी वक्त में एंजाइटी अटैक हो सकता है। इसका मतलब है आपको कोई अटैक हो गया, एकदम से दिल की धड़कन तेज हो गई है, तेज तेज सांस चलना शुरू हो गया, पसीने आ रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हो जाएगा एकदम से, ये एंजाइटी अटैक की अलामात है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आहिस्ता सांस लें, क्योंकि दिल पहले तेज धड़क रहा है। अगर आप सांस भी तेज लेंगे तो ये दोनों जो है खराब हो जाएगा। आहिस्ता सांस लें, आहिस्ता सांस लेने की स्पीड को रोकें और अपने आप को ढीला छोड़ दें। अभी भी आप अकड़ के बैठे हुए हैं, ढीला छोड़ें, अपने कंधों को ढीला छोड़ें, सर को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं और जबरदस्ती अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आए। क्योंकि नफ्सियाती मरीज की एक बहुत बड़ी अलामत यह है, वो मुस्कुराना भूल जाता है, उसको मुस्कुराहट भूल जाती है। जबरदस्ती मुस्कुराहट लेकर आए। आपका दिमाग मसनूई में और असली में फर्क नहीं कर सकता, मजाक और संजीदगी में भी फर्क नहीं कर सकता। आप मुस्कुराएंगे, खुद ब खुद वो एंजाइम्स निकलने शुरू हो जाएंगे जो आपके मूड को अच्छा करते हैं। और अपने पोस्चर को सही करें, अपने बैठने के अंदाज को, चलने के अंदाज को, बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव करें। इस चीज़ का भी बड़ा अच्छा असर पड़ता है इंसान की सेहत पर भी और जो सामने बंदे मौजूद हैं उन पर भी। अपने फ़ोन की तमाम नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, कोई फ़ोन के साथ ऐसा अब राब्ता ना करें। ऐसे बंदे को याद करें या ऐसे बंदे की सोबत में जाएं जो आपको खुश करता है, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके वालिदैन हैं, कोई करीबी दोस्त है, उनका तस्वुर लेकर आएं। एरोमापैथी, अच्छी खुशबू सूंघे, इसका भी इंसान की तबीयत पे बड़ा मुस्बत और बेहतरीन असर होता है। और फिर लंबे सांस लें इस तरीके से कि अपने सांस को ट्रैक करें। आप जब अपना सांस अंदर लेकर गए तो फिर देखें वो सांस अंदर जा रहा है, जस्ट फील इट कि सांस अंदर जा रहा है और आप उस सांस को ट्रैक कर रहे हैं। वो आपकी विंड पाइप के जरिए आपकी सांस की नाली से आपके लंग्स में जा रहा है और ऑक्सीजन आपके पूरे जिस्म में फैल रही है। इस तरह आप माजी से निकल के हाल में आ जाएंगे और आप समझने लग जाएंगे। तो फिर मेरे मोहतरम सामीन किराम, दिस इज़ वन प्रोग्राम विच वी हैव डन फॉर यू। हमने आपके साथ ये प्रोग्राम किया जिस पर नफ्सियाती अमराज के बारे में बताया। आइए मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त विर्द और वजीफ़ा भी बताता हूँ कि ये वजीफ़ा अगर आप करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नफ्सियाती मर्ज़ से भी छुटकारा हासिल कर पाएंगे और आपका मूड भी फ्रेश रहेगा। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस,
اس وظیفے کو بار بار پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے اندر تبدیلی آئے گی اور آپ اس قسم کی بیماریوں سے، امراض سے بچتے چلے جائیں گے۔ سبحان الطاری پوڈ کاسٹ ہر بدھ کو شام 8 بجے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ہمارا ایک اور چینل بھی ہے یوٹیوب شارٹس، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ مختصر مگر مؤثر انداز میں گفتگو وہاں بھی آپ کو ملے گی۔ سبحان الطاری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور سب تک یہ دعوت پہنچا دیجئے۔